हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम 8 फरवरी टू 14 फरवरी 2021। और ये जो है स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज है आपके लिए फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके जो है हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे रहता है, आप इसे जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एफएसएसएआई के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर नॉट करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने मार्क करनी है कि कौन कौन सी इसमें नॉट करेक्ट है, जो सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड बाय द एफएसएसआई एक्ट 2006, तो ये बिल्कुल सही बात है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एफएसएसएआई जो इनका एक्ट है 2006 का, इसके द्वारा जो है एस्टेब्लिश हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी। और इसके हेडक्वार्टर आपको जो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, गुरुग्राम हरियाणा में जो आपको जो है आईएसए इंटरनेशनल सोलर लाइंस के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और ये जो है आपने एक बात ध्यान रखनी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो है वर्क करता है। ध्यान रखना आपने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो है आपका वर्क करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंडर वर्क नहीं करेगा। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है दैट इज सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। काफी ज्यादा न्यूज में देखिए एफएसएसआई जो है रहता है और ट्रांसफैट्स को एलिमिनेट करने की बात जो है कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 3% तक हमने ट्रांसफैट्स जो है ऑयल में कर देने हैं बाई अप टू 2021 और 2% कर देने हैं इनकी क्वांटिटी बाई 2022, जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो ट्रांसफैट्स होते हैं। नेचुरली प्रिपेयर्ड के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वो जो है एनिमल्स वगैरह में नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं और मीट वगैरह जो भी हम लेते हैं तो उनसे उनकी इंटेक हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएसआई जो है आपके एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये स्टेब्लिश हुई थी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2006। तो इससे इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है और इसका मेन वर्क रहता है ह्यूमन हेल्थ को जो है इंप्रूव करना बाय सिक्योरिंग द फूड सेफ्टी वगैरह को प्रमोट करती है रेगुलेशन इंडिया। और ये जो प्रमोट करेगी पब्लिक हेल्थ को थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी ये करेगी। और इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन प्रेजेंट जो है रीता क्योटिया जी आपको जो है चेयरपर्सन इसके जो है देखने को मिलेंगे और हेडक्वार्टर इसके आपको जो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी चाहिए, एफएसएसआई जो है देखिए 3 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस जो है इशूज करता है। एक होता है इसमें रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है जिन बिजनेसेस की, फूड बिजनेसेस की जो है टर्नओवर जो है लेस देन 12 लाख है या अप टू 12 लाख है, उनको ये इशू करेगा। और जिनकी टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में उनको स्टेट लाइसेंसेस और सेंट्रल लाइसेंस दिए जाते हैं जिनकी टर्नओवर ओवर 20 करोड़ होगी। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एफएसएसआई जो न्यूज में था, क्योंकि ये जो है ट्रांसफैट्स के ऊपर एक कैप ये लगा रहे हैं और ट्रांसफैट्स का इन्होंने टारगेट रखा है कि 2% तक हमने जो ट्रांस फैट्स को लेके आना है बाई अप टू 2022। और डब्ल्यूएचओ की टारगेट है कि 2023 तक जो है हमने जो है ट्रांस फैट्स को जो है एलिमिनेट करना है। प्रीवियस जो कैप थी वो 5% थी, लेकिन 2021 के लिए 3% तक दी गई और 2022 के लिए 2%। देखिए होता क्या है, जो ट्रांस फैट्स है ना ये जो है इंक्रीज करता है लेवल ऑफ एलडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपिड, ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के चांसेस को हमारी जो बॉडी है इसमें बढ़ा देता है। और जो एचडीएल है जो कि हाई डेंसिटी लिपिड जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी जो लेवल है उसको ये डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज करेगा एलडीएल को ट्रांसफैट्स और डिक्रीज करेंगे एचडीएल को। तो ध्यान रखना एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी लिपिड ये बैड होता है और एचडीएल जो हाई डेंसिटी जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है ये गुड होता है। और ट्रांस फैट्स जो आपको जो बेक्ड और फ्राई फूड्स, प्री पैक्ड स्नैक्स और कुकिंग ऑयल्स में देखने को मिलेंगे। और देखिए ट्रांस फैट्स यूज करने का कारण क्या है इंडस्ट्रीज का या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, क्यों ये जो है काफी ज्यादा जो है चीप होते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो एनिमल ऑयल्स होते हैं उनके मुकाबले ये जो है सस्ते होते हैं। और ये जो है हार्ट डिजीज के जो है रिस्क काफी ज्यादा जो है बढ़ा देते हैं। अब देखिए ट्रांस फैट्स को बनाया कैसे जाता है। ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं ये क्रिएट होते हैं बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिसमें जो है हाइड्रोजन को जो है ऐड किया जाता है लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक देम मोर सॉलिड, इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम्स एंड फॉर यूज एज एन अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट का मतलब मिलावट करने के लिए, एज दे आर चीप, क्योंकि ये जो है सस्ते होते हैं। और डब्ल्यूएचओ का आपने टारगेट याद रखना है 2023 तक जो डब्ल्यूएचओ जो है ट्रांस फैट्स को जो पूरी तरह से जो एलिमिनेट करना चाहता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूव करना वो जिनेवा में देखने को मिलेंगे 7 अप्रैल 1948 को जो ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे सिंपली पूछा जा रहा है ये जो
थोजिलाई सिस्टा जो अवार्ड है ये काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली, तो ये किस स्टेट के द्वारा जो है दिया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस, और राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, केरला। तो केरला से ध्यान रखना, ये जो थोजी जुलाई जो सिस्टा अवार्ड है ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक कोकोनट क्लाइंबर है इनके द्वारा जो है केरला गवर्नमेंट का अवार्ड जीता गया। इनका नाम है के शशि, और ये काफी लंबे समय से जो है कोकोनट क्लाइंबिंग कर रहे हैं। नाउ ये 60 के हो गए हैं, तो इनको जो है थोजिलाई सिस्टा अवार्ड रहता है केरला गवर्नमेंट का, ये दिया गया है। और इसमें जो है कैश प्राइज जो है 1 लाख का इसमें जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। 4 स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये जितनी भी रिवर्स हैं ये उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड में रिसेंटली जो है बाढ़ आ गई थी, जिसमें काफी ज्यादा कैजुअलिटी हमें देखने को मिली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, ऋषि गंगा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी रहती है धौली गंगा रिवर की, और इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो ऋषि गंगा ये जो रिवर है ये मर्ज करेगी धौली गंगा रिवर के साथ है रैनी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट रहती है धौली गंगा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी रहेगी अलकनंदा रिवर की, और धौली गंगा रिवर जो है मर्ज करेगी अलकनंदा रिवर को एड विष्णुप्रयाग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आपने मेमोराइज कर लेना है कि धौली गंगा रिवर जो है अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और धौली गंगा रिवर अलकनंदा को विष्णुप्रयाग में जो है ज्वाइन करेगी। जो मंदाकिनी रिवर है, देखिए केदारनाथ में जो फ्लड जो आई थी 2013 में, वो भी मंदाकिनी रिवर में ही फ्लड आई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, और केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के ही बैंक के ऊपर लोकेटेड है। तो मंदाकिनी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की, और मंदाकिनी रिवर जो मर्ज करेगी अलकनंदा के साथ एट रुद्रप्रयाग। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और अलकनंदा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और अलकनंदा रिवर जो है मर्ज करेगी गंगा रिवर के साथ है देवप्रयाग। देखिए थोड़ी सी टेक्निकली ये थोड़ी सी हल्की सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि अलकनंदा रिवर जो है भागीरथी रिवर के साथ जो है आपकी जो है देवप्रयाग में जो मर्ज करेगी, और बाद में भागीरथी और अलकनंदा के कन्फ्लुएंस से जो है फिर गंगा रिवर का निर्माण होता है। इस बात का हम ध्यान रखना है कि ये जो अलकनंदा रिवर है ये भागीरथी रिवर के साथ जो है आपकी देवप्रयाग में जो मिलेगी, और यहां से गंगा रिवर। इतनी स्टेटमेंट ठीक है कि अलकनंदा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन ये मर्ज करेगी भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जो है आपस में मर्ज होकर फिर बाद में गंगा रिवर का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ओनली आर करेक्ट। तो देखिए द हिंदू का आर्टिकल जो है देख सकते हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर कोलैप्स जो उत्तराखंड में हुआ, ये माना जा रहा है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये जो है मानी जा रही है। फ्लैश फ्लड यहाँ पर आ गई, ऐसी फ्लड जो एकदम आ जाती है उसको फ्लैश फ्लड बोल देते हैं। तो फ्लैश फ्लड में उत्तराखंड के तपोवन में जो है रैनी प्लेस में जो है देखने को मिली। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि धौली गंगा रिवर जो है काफी ज्यादा डेडली टोरेंट में तब्दील हो गई। तो इसमें सबसे पहले आपको धौली गंगा रिवर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि धौली गंगा रिवर जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी बासुधारा ताल। तो बासुधारा जो ताल या बासुधारा जो लेक है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड की, और धौली गंगा रिवर जो है मीडियंडरिंग कोर्स के साथ फ्लो करती है। मीडियंडरिंग कोर्स, इस तरह के कोर्स को मीडियंडरिंग कोर्स बोल देते हैं, और ऐसे चलते चलते फिर थोड़ा टाइम बाद थोड़ा सा पानी कट होकर इस तरह से ऑक्सबाउ लेक ये बनाती है फिर, और ये नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए जो है फ्लो करती है। और ये जो धौली गंगा रिवर है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि धौली गंगा रिवर जो है मर्ज करेगी अलकनंदा रिवर के साथ। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं धौली गंगा रिवर जो ज्वाइन होती है बाय द ऋषि गंगा रिवर एट रैनी तपोवन के पास। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो मंदाकिनी रिवर है ये जो है अलकनंदा को ज्वाइन करेगी एट रुद्रप्रयाग, और ये जो आपकी धौली गंगा रिवर है ये अलकनंदा को ज्वाइन करेगी एट विष्णुप्रयाग। और अल्टीमेटली ये जो धौली गंगा रिवर है ये जो गंगा को जो देवप्रयाग में ज्वाइन कर देती है। देखिए इसके ऊपर एक सस्पेंस है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा जो है आपके देवप्रयाग में मिलने के बाद जो है गंगा रिवर का जो है ये निर्माण करते हैं। तो जो मंदाकिनी रिवर है, देखिए आप देख सकते हैं ये जो अलकनंदा रिवर की एक जो है ट्रिब्यूटरी है इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड में, और ये जो है आपके अलकनंदा रिवर को मीट करी एट रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा को जो है कंसिडर किया जाता है कि ये राइज होती है कन्फ्लुएंस ऑफ सतपोनत एंड भागीरथ खड़ग ग्लेशियर इन उत्तराखंड। और इस तरह से देखिए आप गंगा रिवर का एक जो है मैप देख सकते हैं। गंगा रिवर की डिफरेंट जो है आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, जैसे चंबल हो गई, यमुना, फिर यहाँ पर आपको गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी। और देखिए गंगा रिवर जब आपकी, और हुगली देखिए आप ध्यान रखना, हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि पानी ले जाती है। ट्रिब्यूटरी होती है जो पानी किसी मेन नदी में लेके आती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो पानी को लेके चल जाती है। तो हुगली रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, और गंगा रिवर जब आपकी जो है बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जो है पद्मा बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर जब आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर, और ब्रह्मपुत्रा रिवर जब जो है बांग्लादेश में एंटर करेगी उसको जमुना बोला जाता है। और जमुना और पद्मा बाद में मिलने के बाद जो मेघना बनाते हैं, और मेघना रिवर अल्टीमेटली जो है बे ऑफ बंगाल में जो आपकी जो है गिरती है। यहाँ पर देखिए आप एक और मैप जो है देख सकते हैं,
तो ये देखिए 4 धाम है, ये आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो देखिए आप धौलीगंगा रिवर जो है विष्णुप्रयाग में जो अलकनंदा रिवर के साथ मिलेगी। फिर अलकनंदा रिवर के साथ जो है नंदीगनी रिवर जो है नंदप्रयाग में मिलेगी। फिर पिंडार गंगा जो है करंग प्रयाग में जो है अलकनंदा रिवर के साथ मिलेगी। फिर रुद्रप्रयाग में देखिए मंदाकिनी रिवर जो है अलकनंदा के साथ जो है रुद्रप्रयाग में मिलेगी। और देवप्रयाग में देखिए आपकी भागीरथी और अलकनंदा रिवर का जो है कन्फ्लुएंस होगा देवप्रयाग में, और यहाँ से आगे आपको फिर गंगा रिवर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो है इस तरह से अगर GSECS अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो ये इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दी गई है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी। ये बिल्कुल सही बात है। ये एक तरह के जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है इशू करती है। ये ट्रेडेबल एक जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट इशू करती है टू बोरो मनी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए दी जा रही है कि ट्रेजरी बिल्स जो है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये शॉर्ट टर्म जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और इनका मैच्योरिटी पीरियड जो 81 डेज, 162 डेज या 364 डेज इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, और ये जो है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तीसरी स्टेटमेंट है कि डेट इज जो सिक्योरिटी, देखिए डेट से पता लगता है पता नहीं कौन सी डेट है। तो ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो हमें देखने को मिलते हैं, और इनका मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 से 40 साल के बीच में होता है। स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर दी गई है यहाँ पर। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो लाइक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट टैक्स फ्री। तो देखिए ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। फिक्स डिपॉजिट जो एफडीज होती है बैंक में, उनकी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जो है टैक्स फ्री नहीं होती है, इनके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है एफडीज की तरह। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारी जो है करेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर इज सी। यहाँ पर पूछा गया आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रिसेंटली डिसाइड किया, ये न्यूज आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बोला हुआ है कि ये जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है डायरेक्ट असेस जो है देंगे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेडेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा टू बोरो मनी। और टू कैटेगरीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। आप देखना ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स और डेटेड सिक्योरिटीज दैट आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो ट्रेजरी बिल्स का जो मैच्योरिटी पीरियड रहेगा ये रहेगा 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज, जबकि डेटेड जो लॉन्ग टर्म जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इनका टाइम पीरियड रहेगा 5 to 40 ईयर्स। और स्मॉल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई बाइंग द म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड वगैरह को जो देखिए रेगुलेट हमारी कंट्री में जो है सेबी देखता है इनका काम थ्रू सर्टेन पॉलिसीज इशूड बाय द लाइफ इंश्योरेंस फर्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है डोमिनेट होती है बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेगा हमारी कंपनी में IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज एंटिटीज ट्रेड इन अ लॉट साइज ऑफ 5 करोड़ और मोर। सो काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो है सेकेंडरी मार्केट में जो बना दी गई है फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स हु वांट टू ट्रेड इन स्मॉलर लॉट साइजेस। और बैंक की तरह जो है एफडीज जो है टैक्स फ्री नहीं होती हैं, और इनको जो कंसीडर किया जाता है सेफर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये जो बैकड होती है गवर्नमेंट के द्वारा इनको बैक किया जाता है। लेकिन ये जो है ऐसा माना जाता है कि इनमें रिस्क जो ऑलमोस्ट नील है, फिर भी देखिए इनमें रिस्क देखने को मिलता है क्योंकि फ्लक्चुएशन जो है हमें काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट रेट में देखने को मिलती है। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोलूंगा कि जब से ये होप मिशन जो है न्यूज में आया हुआ है तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये जो होप मिशन है या अल अमल ये जो मार्स मिशन है ये किस कंट्री का ये जो मिशन है, और इसको रिसेंटली जो है ब्लास्ट ऑफ किया गया है जापान से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरब वर्ल्ड का फर्स्ट ये जो है मार्स मिशन है काफी ज्यादा न्यूज में, और आपने ध्यान रखना ये UAE का एक एम्बिशियस मार्स मिशन है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटर ही रहेगा और लाइफ इसकी जो है 1 ईयर रहेगी जनरली, इसमें कोई भी लैंडर ये यूज नहीं करेंगे। देखिए अब द हिंदू की ये न्यूज है, अरब वर्ल्ड फर्स्ट प्रोब नियर मार्स, अल अमल और होप, और ये जापान से इसको लॉन्च किया गया और बनाया इसको USA नासा में था। लेकिन UAE की टीम ने इसमें UAE के साइंटिस्ट ने इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और UAE का अपना एक ये मिशन इंडिजिनियस नहीं है लेकिन फिर भी ये UAE को जो है बिलोंग करता है। ये आप इसका एक फाइल फोटो देख सकते हैं। तो देखिए काफी सक्सेसफुली ये जो लॉन्च हो चुका है और मार्स प्रोब में हो चुका है। और देखिए मार्स को जो है रेड प्लैनेट बोलते हैं, और फोबोस और डियोमोस जिसके 2 आपकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके, और देखिए 7 मंथ्स यानी कि 7 महीनों के बाद ये जो यहाँ तक पहुंचा। और ये UAE का जो स्पेस सेंटर है इसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। देखिए अरब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आपको एक पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है दी लाइन। तो दी लाइन का मतलब यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन में एक सिटी बनाएंगे, तो इस तरह से आपको हल्का सा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। तो UAE को एक बार जो है मैप में देख लेते हैं। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया।
और ये है हमारी प्यारी धरती। और यहाँ से हम देखिए वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमें देखने को मिलेगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ऑयल रिच कंट्रीज ही हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं आपके लिए जो पर्शियन गुल्फ में जूम करूँ तो ये आपको देखने को मिलेगी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल है अबू धाबी, और करेंसी ये दिरहम यूज करते हैं, और बॉर्डर शेयर करेंगे सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ। और देखिए गुल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गुल्फ के साथ भी इनकी जो है कोस्ट इस तरह से ये शेयर करते हैं। और आप ध्यान रखना पर्शियन गुल्फ को गुल्फ ऑफ ओमान के साथ जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो इनको जो कनेक्ट करती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया कैपिटल है रियाद। और यूएई का आप ध्यान रखना, यूएई जो है आपकी फेडरल मोनार्की है, सऊदी अरेबिया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलेगी। और यूएई देखिए आपको बॉर्डर शेयर करेगी यमन के साथ, ओमान के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, बहरीन के साथ, कुवैत के साथ, इराक और जॉर्डन के साथ। और यहाँ पर मक्का जो कि फेमस मुस्लिम की एक होली सिटी है, ये आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगी। और रियाद में आपको जीसीसी के हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेंगे। सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल। और जिदा में आपको ओआईसी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। और ओआईसी हम देखना 1969 में जो एस्टेब्लिश हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ये लगता है, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ओलिम्पस मोन्स जो है एक मेजर वोल्केनिक माउंटेन है, जो कि टॉलेस्ट प्लेनेटरी माउंटेन है इन इंटायर सोलर सिस्टम। और इसकी जो हाइट है, समिट है, ये 21 किलोमीटर अबव दी डेटम आपको देखने को मिलेगी। तो ये किस प्लेनेट में लोकेटेड है, ये आपके ऑप्शन। देखिए मरकरी जो प्लेनेट है ये इट इज क्लोजेस्ट टू दी सन। उसके बाद वीनस, वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है, और इट इज दी हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। उसके बाद मिलेगा आपको अर्थ, अर्थ में देखिए जीवन पॉसिबल है, इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, और डेंसिएंट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो ज्यादा डेंसिटी आपको जो है अर्थ की देखने को मिलेगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आएगा मार्स, मार्स को देखिए रेड प्लेनेट बोलता है, फोबोस और डियोमोस जो है इसके नेचुरल सैटेलाइट होंगी। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट आपको मून देखने को मिलेगी, और मर्क्यूरी वीनस की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो ये जो आप देखना, ये जो ओलिम्पस मोन्स जो कि सबसे बड़ी जो प्लेनेटरी जो माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, ये मार्स में लोकेटेड है, और इसकी एल्टीट्यूड जो है 21 किलोमीटर में देखने को मिलती है। ये आप अपने स्क्रीन के सामने जो इसरो का एक कटआउट देख सकते हैं, इसमें देखिए इन्होंने ओलिम्पस मोन्स के बारे में बताया हुआ है कि ये जो है आपकी टॉलेस्ट प्लेनेटरी जो है माउंटेन है इंटायर सोलर सिस्टम, और इसकी हाइट रहेगी 21 किलोमीटर। देखिए श्रीलंका देखिए काफी ज्यादा न्यूज में है, जो ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल था कोलंबो पोर्ट का, उसकी जो एग्रीमेंट है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो है जापान, इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था 2019 में, इसको श्रीलंका ने स्क्रैप कर दिया है। और अब इंडिया और जापान को ऑफर किया हुआ है 80%, 85% स्टेक इन वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट। तो देखिए इसमें आपसे सिंपली पूछा जा रहा है, मैंने आपको बहुत ज्यादा हिंट दे दिया, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सियोलोन है ये किस कंट्री का जो है पुराना नाम था। तो सियोलोन जो है आपको पुराना नाम देखने को मिलेगा श्रीलंका का। अगर श्रीलंका को अगर आप जो है गूगल में सर्च करते हैं और विकिपीडिया को में जो है देखते हैं, तो इसमें देखिए क्लियरली बताया जा रहा है कि सियोलोन पहले जो है आपकी ब्रिटिश टेरिटरी थी, और 1972 में जो है इसने जो है देखिए 1948 में जो है इसको जो है आज़ादी मिली, और बाद में 1972 में इसने जो है सियोलोन से अपना नाम चेंज कर दिया श्रीलंका। और देखिए इसको जो है श्रीलंका को दी पर्ल ऑफ इंडियन ओशन जो है बोला जाता है। और ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाय द गुल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के द्वारा जो है सेपरेट होती है। और जयवर्धन पूरे कोटे जो है इनकी जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं बनाई गई है। और कोलंबो जो है लार्जेस्ट सेंटर जो रहता है कॉमर्स का, ये स्टिल एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल आपको कोलंबो देखने को मिलेगी। तो ये आप स्क्रीन के सामने वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। तो श्रीलंका को मैप में लोकेट कर लेते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया। और इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर श्रीलंका, श्रीलंका में जूम कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, और सी जयवर्धन पूरे कोटे जो है इनकी जो है आपको फ्रंट जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल देखने को मिलेगी। और ट्रिनोकोमैली पोर्ट, बेटिकोलोआ पोर्ट, और यहाँ पर आपको हेम्बेनटोटा पोर्ट मिलेगा, जो कि 99 ईयर लीज पे इन्होंने चाइना को दे दिया है। अब देखिए ये रहा इंडिया और ये रहा श्रीलंका। अगर आप यहाँ पर जूम करेंगे तो ये आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी पार्क स्टेट। पार्क स्टेट होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करती है, स्पेशली इसमें आपको सी देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ में आपको यहाँ पर पार्क स्टेट, उसके बाद आप नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो उसके बाद पार्क वे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बीच में राम सेतु ब्रिज जो है देखने को मिलेगा, जिसको जो है एडम्स ब्रिज भी जो है बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे गुल्फ ऑफ मन्नार। और इसके बाद अगर थोड़ा सा आप इस जूम करें तो पुर्तगाल वे भी आपको जो देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो देखने को मिलेगी नॉर्थ में पार्क स्टेट, उसके बाद पार्क वे, और उसके बाद जो है एडम्स ब्रिज, और उसके बाद गुल्फ ऑफ मन्नार। और श्रीलंका की करेंसी भी जो है रुपये हमें देखने को मिलती है। और जाफना पेनिसुला के बारे में देखिए आपसे पूछा जाता है, तो जाफना पेनिसुला भी आपने ध्यान रखना,
ये श्रीलंका में लोकेटेड है। तो देखिए अभी हमने श्रीलंका और इंडिया को जो मैप में देखा और हमने देखा कि पाल्क स्टेट जो सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, उसके बाद हमें पाल्क वे देखने को मिली, उसके बाद हमें जो है एडम्स ब्रिज या राम सेतु ब्रिज जो कि जनरली लाइमस्टोन का शवाल हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे हमें गुल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिली। तो यहाँ पर आपसे सिंपली कुछ आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ देखिए डायरेक्शन इस तरह से होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको बोलेंगे हम पूरब, इसको बोलेंगे पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर और इसको बोलेंगे दक्षिण। तो नॉर्थ में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी पार्क स्टेट, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सेकंड, उसके बाद पार्क वे, उसके बाद एडम्स ब्रिज और उसके बाद हमें देखने को मिलेगी गुल्फ ऑफ मन्नार। 22143 हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें जो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आपने जो इस तरह से जो सॉल्व करना होता है। देखिए श्रीलंका देखिए काफी ज्यादा न्यूज में आता है, श्रीलंका ने रिसेंटली क्लियर कर दिया है चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु है। तो इसमें इंडिया के नेचुरली कंसर्न हो गए क्योंकि काफी ज्यादा नजदीक जो है इनको जो है इन्होंने प्रोजेक्ट करने की जो अनुमति दे दी है, और रिसेंटली इन्होंने जो है पुल आउट भी कर लिया है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से, जो कि डील थी इंडिया और जापान के साथ। तो ये देखिए आप विकीपीडिया का कटआउट देख सकते हैं, एडम्स ब्रिज जिसको हम जो है राम ब्रिज या राम सेतु भी बोलते हैं, ये जो चेन ऑफ लाइमस्टोन शवाल्स हमें देखने को मिलती है बिटवीन दी पंबन आइलैंड्स, पंबन आइलैंड्स को हम रामेश्वर आइलैंड्स भी बोलते हैं जो कि इंडिया को बिलोंग करता है, टू दी साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, टू दी मन्नार आइलैंड्स, मन्नार आइलैंड्स आपको श्रीलंका के जो है देखने को मिलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। और देखिए आपको ये बात बताना चाहिए कि जो एडम्स ब्रिज है ये लाइमस्टोन का ब्रिज था, ये इंटायरली अब सी लेवल था जो कि साइक्लोन के द्वारा 1480 में जो है ब्रोक हो गया था। तो रामायणा में भी आपको जो है राम सेतु ब्रिज के बारे में जो है सुनने को मिलता है। देखिए जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है तो आजकल बहुत से पेपर सेटर ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कवर कर रहे हैं उनको उन क्वेश्चन से हटके उन्होंने कुछ नए क्वेश्चन डालने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन उनको जो है न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मिल जाते हैं और उनको ये वो जो है मार्क कर लेते हैं। इसमें सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो अर्का सूबा है ये काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली, और द हिंदू न्यूज ने इसको जो कवर किया था। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो अर्का सूबा है ये है क्या चीज। ये रहे आपके ऑप्शन, देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये जो है एक वेराइटी रहेगी आपकी मैरीगोल्ड की, और मैरीगोल्ड इज फ्लावर, तो इट इज अ वेराइटी ऑफ फ्लावर। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अर्का सूबा आपने ध्यान रखना, इट इज अ वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर। तो ये देखिए आप द हिंदू ये आप न्यूज दे सकते हैं, बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी जिसको नाम दिया उन्होंने अर्का सूबा, और इसमें जो है 2.8% ज्यादा जो है कैरोटीन कंटेंट है। कैरोटीन जो है आपको एक प्रोटीन देखने को मिलता है जो कि हमें जो है हमारे बालों और नाखूनों में हमें जो है कैरोटीन जो है देखने को मिलता है। जनरली देखिए आप अगर इस पूरे आर्टिकल को देखें पढ़ें तो काफी अच्छी इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो अर्का ये जो सुबह है जो मैरीगोल्ड की वैरायटी है, इसको जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल जो मैरीगोल्ड होते हैं उसमें 1.4% जो है तक जो है कैरोटीन रहता है, लेकिन इसमें 2.8% तक कैरोटीन हमें जो है देखने को मिलता है। और ये देखिए इन्होंने बनाया, इससे ये होगा मान लीजिए अगर फूल इन्होंने निकाल भी दिए, फूल नहीं भी दिखे, तब भी ये इससे जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फार्मा सेक्टर में भी जो है कैरोटीन एक्सट्रैक्शन और कैरोटीन काफी ज्यादा जो डिमांड हमें जो है देखने को मिलती है। और प्रेजेंटली आपको ये भी बताना चाहिए कि इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, यानी कि दूसरी कंट्री से जो है आयात करता है इंडिया कैरोटीन का, चाइना एंड अदर कंट्रीज। और पोल्ट्री सेक्टर में देखिए इसका यूज हो सकता है, इसको फीड करने के लिए, क्वालिटी योग निकालने के लिए, वहां पर भी इसका जो है यूज है। तो ये देखना इस तरह से मैरीगोल्ड होते हैं, और का सुबह ध्यान रखना आपने, ये जो है मैरीगोल्ड की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा न्यूज में चला हुआ है। इसमें जो पेंगोंग तसो लेक है जो कि एक टेक्टोनिक लेक है अब हमारी लद्दाख में, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो फ्रेश वाटर लेक है सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए ये इंडिया और चाइना के बीच में सिचुएटेड तो है, लेकिन ये जो है एक ब्रैकिश वाटर लेक है, एक सेलाइन वाटर ये लेक है, नमकीन इसका पानी है, फ्रेश वाटर नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम फर्स्ट काट दें तो देखिए बाकी स्टेटमेंट्स हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी ऑटोमेटिक करेक्ट होगी। ये एक ये देखिए एक जो है टेक्टोनिक और एंडोक्रिक जो लेक है, इट इज ऑल्सो रामसर साइड, ये गलत हो जाएगा। देखिए अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस में अभी तक ये रामसर साइड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी कोई भी ठीक नहीं होगा, इसमें ऑप्शन 1 और 4 आपका करेक्ट होगा। और ये जो है 134 किलोमीटर लॉन्ग है, 134 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलेगी, और 5 सब लेक्स में ये डिवाइडेड है, जिसमें प्योंगयांग तसो, तसो नायक, रम तसो 2 लेक्स देखने को मिलेगी, एंड नयाक तसो। तो राइट आंसर इज 1 4 होगा। तो देखिए प्योंगयांग तसो के पास हमारा स्टैंड ऑफ चला हुआ था, तो दोनों साइड जो डिस्कनेक्ट हो रही है फ्रॉम दी पेंगोंग तसो एरिया। देखिए समटाइम हम न्यूज में पढ़ते हैं कि फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 इस तरह से फिंगर 8 तक इसमें मार्किंग इस तरह से की हुई है, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे नाले जो है पेंगोंग तसो में मिलते हैं, तो उसके हिसाब से इनको फिंगर केस में जो है डिवाइड किया गया है। तो ये है एक्चुअल में एलएसी, और ये चाइना क्लेम करता है कि यहाँ पर एलएसी होनी चाहिए, इंडिया क्लेम करता है कि यहाँ पर होनी चाहिए, इसको लेकर जो स्टैंड ऑफ चला हुआ है। लेकिन प्रेजेंटली अब इंडिया ने एग्री किया है कि ये जो है फिंगर 5 से यहाँ फिंगर 4 के पास रहेंगे, और चाइना जो है फिंगर 8 से यहाँ पीछे चला जाएगा।
एक बार आप पेंगोंग त्सो को मैप में देख लीजिए। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और इंडिया में हम यहाँ नॉर्थ में लद्दाख में अगर हम जूम करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पेंगोंग त्सो। तो इस तरह से ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, ज़्यादा पोर्शन इसका चाइना में है और इंडिया में आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस केस की वर्डिक्ट में हमारे जो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को, यानी कि वो जो समलैंगिक जो संबंध है वो अपराध नहीं है हमारी कंट्री में। और एक प्रोविजन था सेक्शन 337 ऑफ द आईपीसी, इसको इस वर्डिक्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। और एलजीबीटी जो हमारी कम्युनिटी है, लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, इन कम्युनिटीज के लिए इसने जो काफी ज्यादा जो है एलजीबीटी की जो कम्युनिटीज के लिए इसने काफी ज्यादा जो है बेनिफिट इसने जो है दिया। क्योंकि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप ध्यान देना नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क वर्डिक्ट जो ये दी थी, तो ये केस आपने मेमोराइज कर लेना है। इसमें सेक्शन 337 जो थी आईपीसी को उसको अबॉलिश किया गया और होमोसेक्सुअलिटी को जो है लीगल कर दिया गया हमारी कंट्री में। अब समलैंगिक संबंध हमारी कंट्री में अपराध नहीं है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं रूपा शोखुरा वर्सेस शोखुरा एंड अनदर, ये 2002 का ये जो केस है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी जो क्रिएटिव जो पेटिशन है उसका कंसेप्ट जो है डेवलप किया है इंडिया में। देखिए पेटिशन जो होती है, अगर मान लीजिए आप केस हार जाते हैं तो आप रिव्यू पेटिशन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 137 है वो इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपनी वर्डिक्ट को जो है रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू पेटिशन में भी अगर कोई अगर पर्सन है वो केस हार जाता है तो वो जो है उसके बाद क्रिएटिव पेटिशन जो है फाइल कर सकता है। और ये क्रिएटिव पेटिशन का फाइल जो है जो कंसेप्ट है ये रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अदर केस 2002 के द्वारा जो है डेवलप हुआ है हमारी कंट्री में। उसके बाद देखिए विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो इन प्रेजेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। तो इससे रिलेटेड वर्डिक्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट के साथ साथ एक ह्यूमन राइट भी है। उसके बाद लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2013 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी कि कोई भी सिटिंग एमएलए, एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, अगर उनको मिनिमम 2 साल की जो सजा है किसी केस में होती है तो उनके हाउस की मेंबरशिप जो है विद इमीडिएट इफेक्ट जो है रद्द हो जाएगी। और ध्यान रखना राइट टू प्रॉपर्टी जो है अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज की डेट में एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखिए जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यूपी के, उन्होंने एक जजमेंट दी कि आप जो है रीइंस्टेट बहाली कर दीजिए जो एलजीबीटी जो मेंबर है यूपी होमगार्ड का उसकी। और इसमें जो हाई कोर्ट है उन्होंने हवाला भी दिया सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी नवदेव सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 में, जिसमें इन्होंने जो है होमोसेक्सुअलिटी को जो है लीगल बना दिया था हमारी कंट्री में। और देखिए जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सामने ध्यान रखना राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। इसमें बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीमा शीरीन जो केस था उसमें केरला हाई कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दी थी कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस जो है बेसिक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफरेंट वर्डिक्ट से ये बोला हुआ है कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस और उसमें जो भी हम जो कमेंट करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे वो भी जो है फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए रिसेंटली एपीमेडी जो है काफी ज्यादा जो न्यूज में था, आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि एपीमेडी जो है किसकी जो है वैरायटी में देखने को मिलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसको ठीक लेना। तो एपीमेडी जो है किस फल की वैरायटी इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है मैंगो की वैरायटी है। जनरली ये पिकल वगैरह बनाने के लिए इस मैंगो का यूज किया जाता था, तो ये वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन पे आ गई थी। तो देखिए द हिंदू की न्यूज थी कि एक 84 ईयर ओल्ड जो मैन है ये मिशन के ऊपर लगे हुए टू रिजर्व दी रेयर मैंगो वेराइटीज। और इसमें देखिए बताया गया एपीमेडी मैंगो वैरायटी जो रहती है ये वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन के ऊपर थी, तो इन्होंने इसको जो कलेक्ट किया और इसको जो है संरक्षित करके जो है रखा हुआ है। और इन्होंने और भी वैराइटीज है जैसे दोमस वेरा, जिरगी, गिनशकुड़ी, जिरगी, चीना ठोटा, जिरजी, बागी जिरजी। तो जिरजी से आप याद रखते हैं ये सारी सारी मैंगो की वैराइटीज में देखने को मिलती है। लेकिन एपीमेडी आप खासतौर पर ध्यान रखना क्योंकि बहुत से बच्चे वहां पर एप्पल करके आ जाएंगे, तो एपीमेडी जो है आपकी एक मैंगो की वैरायटी है। और इसी के लिए जो है इनको जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा जो इनको जो सम्मानित किया गया। ये आप जो है फोटो देख सकते हैं एपीमेडी मैंगो का। इस तरह छोटे आम ही होते हैं, खट्टे होते हैं और ये अचार बनाने के लिए जो है काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है बाबर क्रूज मिसाइल जो है रिसेंटली कंट्री के द्वारा जो टेस्ट की गई, ये सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब है पहले ये इस तरह से लॉन्च होगी फिर 90 डिग्री ऊपर इस तरह से मूव होकर ये जो अपने टारगेट को जो हिट करेगी। जैसे इंडिया के पास जो है ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस हमारी
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भया मिसाइल है इंडिया की, निर्भय मिसाइल हमारी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। टेक्निकल वर्ड्स थोड़े से आपको याद होने चाहिए। तो उसी तरह बाबर क्रूज मिसाइल को रिसेंटली टेस्ट किया हुआ है बाय दी पाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा बडी पाकिस्तान। तो ये इस तरह से आप न्यूज देख सकते हैं। पाकिस्तान ने जो कनेक्टेड किया सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द बाबर 1A क्रूज मिसाइल। और ये जो स्टेटमेंट रिलीज की गई इनकी इंटर सर्विस पब्लिकेशन के द्वारा। और इससे पहले जो है शाहीन 3 और गजनबी ब्लास्टिक मिसाइल का भी जो है पाकिस्तान टेस्ट कर चुका है। और ब्लास्टिक का मतलब होता है इस तरह से ये टारगेट हिट करेगी जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, वो ब्लास्टिक मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में सामने देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी थोलपाव कोठू। तो थोलपाव कोठू से रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इसमें पहली बोला गया कि ये जो ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट फॉर्म है प्रैक्टिस इन तमिलनाडु। देखिए मैं आपको पहली बात ये बोल दूं कि ये जो है एक शेडो पपेट आर्ट है केरला का। इसमें कठपुतलियों को जो है नचाया जाता है और ये केरला से संबंधित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मार्शियल आर्ट फॉर्म से आप ध्यान रखना, इंडिया का सबसे पुराना जो मार्शियल आर्ट फॉर्म है उसका नाम है कलरीपट्टू और वो केरला से ओरिजिनेट हुआ है, केरला को बिलोंग करता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये जो एक रिचुअल है, एक ऐसा संस्कार है या धार्मिक अनुष्ठान है जो कि डेडिकेटेड टू भद्रकाली एंड इज परफॉर्म्ड इन देवी टेम्पल्स। ये बिल्कुल सही बात है। थोला कोठू जो है ये भद्रकाली माता को जो है डेडिकेटेड है। तो राइट स्टेटमेंट इसमें हो जाएगी आपकी सेकंड वन इज करेक्ट। तो पहले आप इस तरह से देख लीजिए, ये एक शेडो पपेट आर्ट या डांस ये इस तरह से होता है और इस तरह से शेडो इसमें इस तरह से बनाई जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये रहता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं थोलबा कोठू जो फॉर्म है शेडो पपेटेरी जो कि प्रैक्टिस होता है केरला इन इंडिया और ये परफॉर्म होता है यूजिंग लेदर पपेट्स। सबसे खास बात इसकी है कि चमड़े से इसमें जो है पपेट्स कठपुतलियां जो बनाई जाती है और ये जो डेडिकेटेड है भद्रकाली जी को और देवी टाइम्स में परफॉर्म किया जाता है। और इसके जो थिएटर होते हैं जिसमें इसको परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं थोटू मंडाम्स। और ये जो काफी ज्यादा पॉपुलर है पलकड़, थ्रिशूर एंड मिलवापुरम डिस्ट्रिक्ट जो आती है केरला की। और इसमें जो एपिक ऑफ रामायणा जो रामायणा की जो कहानी है उनको ये बताया जाता है और इसको जो है निजाला कोठू या ओलाका कोठू भी बोला जाता है। अब देखिए न्यूज में क्यों था, क्योंकि रोबोटिक्स की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इसको और जो है अच्छा जो है किया गया एट पलकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ये बुक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफी फेमस बुक है और इस बुक को लिखा गया है बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अवर फादर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिजेस अगर हमारी कंट्री में होती है तो उससे कास्ट टेंशन जो होती है वो काफी ज्यादा जो कम हो सकती है। तो देखिए हमारे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमें जो इंटरकास्ट मैरिजेस को जो सपोर्ट करना चाहिए और जो एक जो कंजर्वेटिव जो सपोर्ट है उससे साइड हटके जो है एक अच्छी सोसाइटी जो है बिल्डअप करनी चाहिए बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेंट्स किए गए यंग पीपल को शोइंग द वे फॉरवर्ड। और इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस जो कॉल है हमारे ऑनरेबल जस्टिस कॉल, उन्होंने B.R. अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट बुक की भी इन्होंने जो यहाँ पर जो है कोटेशन दी। देखिए फ्रीडम फाइटर्स और उनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी। बाल गंगाधर तिलक के आपको केसरी मराठा न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे। और गीता रहस्य बुक जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है अल हिलाल, इंडियाज बिटवीन फ्रीडम, कुमार खातिर, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अनहैप्पी इंडिया इज अ बुक ऑफ लाला लाजपत राय। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइड। देखिए यहाँ पर आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय की और इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद की। फिर लाला हरदयाल की बुक्स भी पहले भी कंपटीशन में आ चुकी है, दैट इज हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की आपको बंगाली या नेशन इन मेकिंग, बंगाली इनका न्यूज़पेपर था और नेशन इन मेकिंग की बुक है। वीर सावरकर की है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि, नोबेल प्राइज विनर बुक है ये। फिर होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, हंगरी स्टोन, चंडालिका और विसर्जन। मदन मोहन मालवीय की है अभुदय हिंदुस्तान लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले की है नेशन और गोपाल कृष्ण गोखले का न्यूज़पेपर था सुधारक। केशव चंद्र सेन की इंडियन मिरर और वाम बोधनी। दीनबंधु मित्रा की है नील दर्पण। अरविंद घोष की है कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ऐसे उनकी वंदे मातरम। मोहम्मद इकबाल की है तराने हिंद और बंगेदारा। और बंदे जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा जो गाना लिखा गया है। एनी बेसेंट की बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है आपकी एनी बेसेंट की बुक्स हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जी की बुक्स हमें देखने को मिलेगी, इंडियन स्ट्रगल, परन जापी की जो है काल, फिर मोहम्मद अली की कॉमरेड एंड हमदर्द, राजा राम मोहन राय की संवाद, कुमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश, मोतीलाल नेहरू की इंडिपेंडेंट, दादा भाई नसरुल जी रुस्त गुस्ताबर पॉवर्टी एंड दादा भाई नॉर्जी सॉरी रुस्त गुस्ताबर एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो आपकी दादा भाई नॉर्जे की, और दादा भाई नॉर्जे को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है।
शिशु कुमार घोष की अमृता बचाओ पता क्या, ये न्यूज़पेपर है इनका। तरकनाथ दास का अखिल हिंदुस्तान। सचिन संज्ञाल की बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन संज्ञाल बुक की है दी रेवोल्यूशनरी बंदी जीवन, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो आपने मेमोराइज जरूर करनी है। उसके बाद दयानंद सरस्वती की सत्याग्रह दर्पण, फिर बोगराजू पटासाबी सतरमैया हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, वैलेंटाइन चिरोल की इंडिया नेस्ट, चितरंजन दास की इंडिया फॉर इंडियंस वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्र दास की इंडिया फॉर इंडियंस, और बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मंथ, और देवी चंद्रानी और आनंद मंथ से हमने जो है वंदे मातरम लिया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत दुर्दशा, शिवानंद की है डिवाइन लाइफ, और नयनतारा शांगल की है वॉइस ऑफ फ्रीडम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है ये। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वर्क करती है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत हो जाएगी। और सेकंड स्टेटमेंट ये सेट हुई अंडर द प्रोविजन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट वेरिएशन एक्ट 2010, बिल्कुल सही बात है। और एक प्रोवाइड करता है कि एनएमए में कंस्टिट्यूट होंगे चेयरपर्सन और 5 इसमें जो होल टाइम मेंबर्स और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो 1 इज नॉट करेक्ट, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में ज्यादा दे दिया, तो 1 इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इनका कट आउट लिया हुआ है। जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और ये जो है एस्टेब्लिश हुई है एक स्टैट्यूट बॉडी अंदर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट्स एंड वैलिडेशन एक्ट 2010, जो कि इनेक्टेड हुआ था मार्च 2010 में, और काफी ज्यादा सेवरल फंक्शंस को साइन जो किए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए ट्रांस फैट से रिलेटेड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं जो कि नेचुरली एज वेल आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड दी गई है कि एज पर एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड प्रोडक्ट्स सेल्ड और कंटेन इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट इज मोर देन 2% बाय मास ऑफ द टोटल ऑयल फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फ्रॉम 2022, बिल्कुल सही बात है। 2022 में जो हमारी जो कमी हो जाएगी वो जाएगी 2% की, और 2021 में जो लिमिटेशन रखी गई है 3% की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है कि दिस रूल इज फॉर ऑल फॉर्मर ट्रांस फैट्स आइदर नेचुरल इंडस्ट्रियल। देखिए आप खुद सोचिए कि जो नेचुरल जो ट्रांस फैट्स हैं, आप मटन खा रहे हैं, आप पोर्क खा रहे हैं, आप चिकन खा रहे हैं, वहां से आपको ट्रांस फैट्स मिल रहे हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली कुछ स्टेटमेंट होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। और ट्रांस फैटी एसिड जो है क्रिएटेड होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन ऐड की जाती है। देखिए प्रीवियसली हम डिस्कस किया कि इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को, ताकि वो सॉलिड हो सके और उनकी शेल्फ लाइफ जो है फूड आइटम्स की जो है इंक्रीज हो सके। ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो आपसे राइट स्टेटमेंट पूछी जा रही है, तो राइट स्टेटमेंट जाएगी आपकी वो नॉन इज करेक्ट। तो देखिए काफी ज्यादा न्यूज में हिंदू न्यूज है, एफएसआई ने स्लाइसेस कर दी, कम कर दी लिमिट फॉर ट्रांस फैट्स लेवल इन फूड्स। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि 3% फॉर 2021 एंड 2% फॉर 2022, और डब्ल्यूएचओ के 2023 तक लिमिटेड करना है। 2021 के लिए 3% रखी है और 2% है 2022 तक, पहले थी 5%। टाइप्स ऑफ ट्रांसफैट्स अगर हम देखें तो नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रांसफैट्स होंगे, जो कि गट जो रहता है, जो पेट जो रहता है कुछ एनिमल्स का, और जो फूड इनसे द्वारा मिलते हैं जैसे मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ दीस फैट्स होंगे। और आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगी और इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को, ताकि और सॉलिड बन सके। और देखिए काफी ज्यादा यूज होती है और काफी ज्यादा ये चीप होती है इसलिए, और लॉन्ग टाइम तक ये जो है लास्ट करते हैं और फूड को ये लॉन्ग टाइम तक करते हैं, एज वेल एज डिजायरेबल टेस्ट ये फूड को देते हैं और टेक्सचर भी देते हैं, इसलिए काफी ज्यादा वाइडली यूज होती है। लेकिन ये काफी ज्यादा हार्ट डिजीज जो है बढ़ा देती है, हार्ट अटैक की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में हो रही है। इसके साथ डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ऐसी प्रॉब्लम ये बढ़ा देती है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला जो जियोथर्मल जो फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कहां पर स्टेब्लिश किया जाएगा। जियोथर्मल का मतलब होता है धरती के नीचे जो गर्मी है उसका यूज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, उस हीट का यूज करके हमने टरबाइन मूव करने हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो ये सेटअप किया जा रहा है लेह लद्दाख यूटी में। तो ये ऑल इंडिया रेडियो के आप कट आउट दे सकते हैं। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो स्टेब्लिश होगा पुगा विलेज इन ईस्टर्न लद्दाख, और ये लेह में आपके लोकेटेड रहेगा पुगा विलेज, और इसको जो ओएनजीसी की सहायता से जो है सेटअप किया जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जियोथर्मल जो प्रोविंसेस है हमारी कंट्री के, उसमें हिमालय जैसे हिमाचल प्रदेश में आपको मणिगढ़ में जो है गर्म पानी के चश्मे मिल जाएंगे, सुहाना हो गया, वेस्ट कोस्ट बॉम्बे हो गया, सोन नर्मदा तापी हो गया, गोदावरी महानदी हो गया। और एक चीज आपको बतानी चाहिए कि जियोथर्मल एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी की तरह, और ये जो है हीट जो स्टोर्ड होती है beneath the surface of अर्थ, उसको हम इसको जो बोलते हैं। और ये एनर्जी जो क्लीन है, सस्टेनेबल है, कार्बन फ्री है और कंटिन्यूस इंटरप्टेड रहती है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको रिगार्डिंग द प्राइवेट मेंबर बिल जो यहाँ पर दी जा रही है। देखिए प्राइवेट मेंबर बिल होता है यानी कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में मिनिस्टर के अलावा किसी मंत्री के अलावा उसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोल देते हैं। मान लीजिए प्रेजेंटली सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, और मान लीजिए कि बीजेपी का कोई एमपी है, इस बात को आपने टेक्निकली थोड़ा सा समझना है,
मान लीजिए बीजेपी का कोई एमपी है, वो मिनिस्टर नहीं है, जनरली वो बिल इंट्रोड्यूस करना होगा तो वो अपने मंत्रियों की सिफारिश करेगा, लेकिन खुद भी अगर ये बिल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा, इसको गवर्नमेंट बिल नहीं बोला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो बिल जो है मिनिस्टर्स, जो मंत्री होते हैं और जो पीएम है हमारे, उनके द्वारा अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। बाकी सारे के सारे बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, इस बात को हमें समझना है। और यहाँ पर आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है कि ओनली दूज एमपीज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टीज कैन प्रेजेंट प्राइवेट, अच्छा आर कोड प्राइवेट मेंबर्स। तो देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि मंत्रियों के अलावा सबको हम प्राइवेट मेंबर्स जो है बोल देते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे ना हो। प्राइवेट मेंबर हैज टू गिव एटलीस्ट 1 मंथ नोटिस फॉर इंट्रोडक्शन बिल, बिल्कुल सही बात है, 1 मंथ का एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा। और ड्राफ्टिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल बी रिस्पांसिबल प्राइवेट मेंबर्स कंसर्न, ये बिल्कुल सही बात है। और जो मेंबर है जो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो नॉट करेक्ट इसमें हो जाएगा, 1 इज नॉट करेक्ट। तो अगेन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी सी गड़बड़ी है, आई मेक अ पार्डन, तो 1 ओनली इज नॉट करेक्ट। न्यूज में इसलिए था क्योंकि कांग्रेस एमपी है पंजाब से, उन्होंने जो है टू रिपील दी फार्म लॉज लोकसभा में जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो है मूव किया हुआ है। तो ये आप इस तरह से यहाँ देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन जो मिनिस्टर होते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, और ये जो रूलिंग पार्टीज के एमपी भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है जो रूलिंग पार्टी है वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही पास करके अपने बिल इंट्रोड्यूस कर देंगी गवर्नमेंट बिल के रूप में। और बिल जो इंट्रोड्यूस होते हैं इन प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा, इनको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। और जो बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे मिनिस्टर्स के द्वारा, उनको गवर्नमेंट बिल्स बोला जाता है। और प्राइवेट मेंबर्स बिल की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेयरमैन जो रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी इन केस ऑफ राज्यसभा, और स्पीकर जो रहते हैं इन केस ऑफ लोकसभा, उनकी रहती है। और मेंबर्स को जो है एटलीस्ट 1 मंथ एडवांस नोटिस इसके लिए देना पड़ता है फॉर द हाउस सेक्रेटरी टू एग्जामिन इट फॉर द कॉम्प्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रूल ऑन लेजिस्लेशन। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम पीआरएस वेबसाइट के ऊपर चलें तो कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो पास नहीं हुआ है 1970 के बाद, आज तक सिर्फ 14 बिल पास हो चुके हैं प्राइवेट मेंबर बिल। 1956 में, 1946 में 6 जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुए थे। और जिस मेंबर ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया जाना है। बाकी आप ध्यान रखना, गवर्नमेंट बिल को ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न डिपार्टमेंट की होती है इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मियावाकी ये जो मेथड है, ये अभी न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। ये रहे आपके ऑप्शन, ये आपने ध्यान रखना, एफोरेस्टेशन रिलेटेड। एफोरेस्टेशन होता है जंगल दोबारा से लगाना, पेड़ लगाना, दैट इज एफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना। तो ये थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। तो देखिए द हिंदू में न्यूज आई, न्यू मियावाकी फॉरेस्ट जो है कम्स अप हुए इन चेन्नई नियर सेक्रेट। अब ये मियावाकी नाम कैसे पड़ा, क्योंकि अकीरा मियावाकी जी थे, ये आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये एक जापानीज बोटनिस्ट थे और एक एक्सपर्ट थे प्लांट इकोलॉजी में, जिन्होंने इस कंसेप्ट को ये लेके आए, और इनको ब्लू प्लैनेट प्राइज 2006 में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए एक जो टर्म है प्रोपेक्स 21, ये काफी ज्यादा न्यूज में थी, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो देखिए ये जो है एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की, और ऐसा नहीं है कि इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करी है, इसमें आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी जो है पार्टिसिपेट करिए। तो ध्यान रखना आपने, एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की। तो पीआईबी की कट आउट ऑफ 10 फरवरी 2021 की देख सकते हैं। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज प्रोपेक्स 21 जो है इंडिया की नेवी की लार्जेस्ट वार गेम है। और देखिए एक बाइएनियल है, बाइएनियल के 2 साल में एक बार ये होती है। इसमें देखिए आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने जो पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसी तरह एक पहले ट्राई सर्विस ज्वाइंट एप्लीकेशन एक्सरसाइज हुई एमपैक्स, जो कि अंडमान और निकोबार में जो देखने को मिली। सी विजिल भी देखिए एक इनकी एक्सरसाइज रहती है, ये देख सकते हैं आप सी विजिल इंडियन नेवी की और कोस्ट गार्ड की। अब देखिए एक चीज आपको नहीं, बाइएनुअल से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो एरो इंडिया जो शो होता है जो बेंगलुरु में होता है, वो भी बाइएनुअल 2 साल में एक बार होता है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन की बाइएनुअल रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए बिल्कुल सिंपल पूछा जा रहा है कि किस बीमारी से रिलेटेड जो है निक्षय पोषण योजना जो है रिलेटेड है। तो ये है आपके ऑप्शन। तो जो निक्षय जो पोषण योजना है ये ट्यूबरोक्लोसिस से रिलेटेड है, और हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने 2025 तक जो है टीबी को जो इलिमिनेट करना है, खत्म करना है। अगेन देखिए 12 फरवरी 2021 की पीआईबी कटआउट है, इराडिक्शन ऑफ टीबी को कैसे हमने खत्म करना है। तो इसके लिए हमने एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-25 बनाया हुआ है, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2017 में अप्रूव कर दिया था। और इसको इंटायर कंट्री में लगाया जा रहा है ताकि गोल जो है टीबी को इलिमिनेट करने का 2025 तक इसको किया जा सके। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो है कौन कौन से कदम जो उठा रही है। तो नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत देखिए 750 रुपीज की सपोर्ट जो है जितने भी टीबी पेशेंट है ट्राइबल एरियाज के उनको दी जा रही है। इसके साथ साथ जो है निक्षय पोषण अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें इसको 1 अप्रैल 2018 से जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका जो है 500 रुपये पर मंथ जो है आपको टीबी पेशेंट को दिए जाएंगे,
ताकि वो जो है न्यूट्रिशियल फूड जो फूड है वो अपने लिए जो है ले सकें। उसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इसमें जो है इंसेंटिव जो है दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि सेक्रेटरी हेल्थ के अंडरशिप जो है चेयरमैनशिप में जो है इस्टेब्लिश की गई है, जो जिसका काम है और मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टीबी। तो इस तरह से अगर मीन्स में भी आपको लिखना हुआ है कि टीबी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड हमारी सरकार क्या करिए तो आपको बताना चाहिए। और टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछी गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो है हाल ही में 102nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है अंडर द आर्टिकल 338 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो बिल था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये था 123rd 2017 का ये बिल था, और एक्ट बन गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल गलत है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कमीशन जो आउटकम है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो बिल्कुल सही बात है। कमीशन जो है कंसीडर करता है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज नोटिफाइड एज बैकवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जॉब रिजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। और कमीशन के पास सेम पावर एज ऑफ सिविल कोड, ये भी बिल्कुल सही बात है। चाहे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, इन सबके पास पावर रहती है आपकी सिविल कोड की। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आगे करेक्ट हो जाएंगी, सेकंड इज करेक्ट। तो ये एडिशनल नॉलेज हम देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2017 और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के तहत एस्टैब्लिश हुई एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर प्रोविजन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, लेकिन 2018 में इसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और ये कमीशन आउटकम है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्पेस मिशन जो है मार्स से रिलेटेड है, रेड प्लैनेट से रिलेटेड है। देखिए तो चाइना का भी ये टाइनवेन-1 जो है अभी लॉन्च होना है, ये भी मार्स से रिलेटेड है। यूएई इसका होप मिशन या अलम जो मिशन है इनका। और चांगीज ये जो 4 जो मिशन है ये चाइना का मून मिशन है, लूनर मिशन है, ये थर्ड नहीं होगा। नासा का परसेवरेंस रोवर मिशन ये भी मार्स से रिलेटेड है। और नासा का इनसाइड मिशन भी जो है मार्स से रिलेटेड, तो 1, 2, 4, 5 इसमें जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज सी। तो ये इनसाइड मिशन के आप देख सकते हैं, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। इनसाइड मिशन है कि रोबोटिक लैंडर इसमें जो लॉन्च किया जाएगा, और ये नासा के मिशन रहता है। देखिए मार्स के ऊपर आपको गेली क्रेटर, इलिप्सियम प्लैनेटिया और इलिप्सियम मोन्स इसके ऊपर आपको जो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से इलिप्सियम कोई टर्म अगर एग्जामिनेशन में आए तो समझाना ये मार्स से रिलेटेड है। और फोबोस और डियोमोस जो इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। देखिए तो रिसेंटली चाइना का जो टाइनवेन-1 मिशन है ये सक्सेसफुल एंटर हो गया ऑर्बिट ऑफ मार्स में। फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि चाइनीज मिशन जो है हो गया टू सक्सेसफुल मेक द जर्नी। अभी इसमें रोवर भी इसके ऊपर जो लॉन्च करना है। और चाइना के द्वारा जो टाइनविन अलॉन्ग विद यूएई होप मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था। और नासा ने परसेवरेंस मिशन जो है जुलाई में लॉन्च किया था। सारे मिशन जो है मार्स के लिए लॉन्च किए गए थे। और ये जो चांगीज 4 मिशन है चाइना के फर्स्ट प्रोब है टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून। और देखिए इंडिया ने 2014 में जो है एक हिस्ट्री बना दी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मार्स तक पहुंचने की 24 सितंबर 2014 को। और इस मिशन का नाम था मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन। देखिए चाइना पहले रशिया के साथ जो है यूंग हाउ मिशन को जो लॉन्च कर चुका था, लेकिन ये काफी बड़ा जो फेलियर और काफी बड़ी ह्यूमिलेशन जो है चाइना और रशिया के लिए रही थी। देखिए नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये एक एनुअल जो है फ्लैगशिप इवेंट होता है किस ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम का, या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, या एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। तो ये आपको बताना चाहिए, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो रहता है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, इनकी एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होती है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS। तो सबसे पहले आप जो है टेरी के बारे में जान लीजिए। दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो रहता है ये जो है एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो इनमें जो एक्सपर्टाइज रहेंगे रिसर्च, पॉलिसी और कंसल्टेंसी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और इसमें आपको इनोवेटर्स देखने को मिलेंगे और एनर्जी एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो वर्क करते हैं। और 2021 की जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये ऑनलाइन हुई और इसकी थीम थी रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। तो रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। और टेरी जो है एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर आपको इसको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। देखिए मेंस में आपने आंसर राइटिंग में लिखना होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस तरह की डेवलपमेंट होती है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इसको आप पेन डाउन भी कर सकते हैं। ये जो ब्रुटलैंड कमीशन जो था इन्होंने अपनी रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में जो है जो इसको जो है रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द
present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. अब देखिए दोबारा आपको मेमोराइज करने के लिए क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम किया गया भी अलकनंदा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑप्शन ये आपके इस तरह से रहते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखना काली रिवर को छोड़ के धौलीगंगा रिवर और पिंदार रिवर जो ट्रिब्यूटरी है आपकी अलकनंदा रिवर की, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड और करेक्ट। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलकनंदा रिवर जो राइज करती है कन्फ्लुएंस ऑफ दी सतोपथ एंड भागीरथी खड़ग ग्लेशियर इन उत्तराखंड, और ये जो है सरस्वती रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी आती है माना इंडिया की 20 किलोमीटर से मीट करती है, और अलकनंदा फॉल्स करती है हिंदू ग्रीवन सेंटर ऑफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा रिवर के किनारे पर है, और काफी ज्यादा ऑपरेशन डैम जो आपको अलकनंदा रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे, नेमली तपोवन, थरावली, विष्णुप्रयाग और श्रीनगर में। और वेरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है अलकनंदा को, जिसमें धौलीगंगा रिवर है जो कि विष्णुप्रयाग ज्वाइन करेगी, नंदाकिनी रिवर है नंदप्रयाग में, पिंदा रिवर है कर्नाप्रयाग में, और मंदाकिनी रिवर है रुद्रप्रयाग में, और फाइनली ये भागीरथी रिवर को मीट करती है देवप्रयाग, और इसके बाद ये गंगा के रूप में बहती है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का जो इंडेक्स रिलीज हुआ डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, हर साल इसको ये रिलीज करते हैं, इसमें इंडिया की रैंक जो है कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि 85th रैंक है इंडिया की हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में, आपने भूलनी नहीं है ये चीजें। उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक होगी 86, 80 से 86 में पहुंच गए हैं इसमें हम। तो और इस इंडेक्स में हमारी रैंक अगेन स्लिप हुई है, और हमारी रैंक इसमें होगी है 53rd, 51 थी हमारी 2019 में। तो डेमोक्रेसी की स्थिति जो हमारी कंट्री में बिगड़ी है इस इंडेक्स के अनुसार। ये आप इंडिया टुडे की न्यूज अपनी स्क्रीन साथ देखते हैं, इंडिया फॉल्स टू 53rd पोजीशन इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया का ओवरऑल स्कोर अभी बार जो है 6.9 से जो है 6.61 तक जो है गिरा, 0 to 10 इसमें जो स्कोर दिया जाता है, और इस हिसाब से 167 कंट्रीज को इन्होंने जो है रैंक किया। और इसमें जो है देखिए इंडिया का स्कोर जो काफी ज्यादा देखिए गिर रहा है, क्योंकि 2014 में इंडिया का स्कोर था 7.92, और उसमें देखिए रैंकिंग थी हमारी 27, लेकिन अब हमारा स्कोर हो गया 6.61 इन 2020, और रैंक हो गई है 53rd। और अभी बार की जो रैंकिंग हम देखें श्रीलंका और इंडिया को जो है फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी में जो रखा गया है, और अगर हम देखें तो श्रीलंका की रैंक है 68, ये भी फ्लॉड डेमोक्रेसी, बांग्लादेश 76, भूटान 84, पाकिस्तान 105 जिसको हाइब्रिड रिजाइम की कैटेगरी में रखा गया, और अफगानिस्तान की रैंक 139, ये अथॉरिटेरियन रिजाइम के अंदर रखा गया है इसको, और नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में 167 में। और एक बात आप ध्यान रखना, आपसे कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है कि टॉप 5 कंट्रीज को इंक्रीज ऑर्डर में कीजिए इस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग के हिसाब से। तो ये बात आप ध्यान रखनी है कि ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें टॉप कंट्री है नॉर्वे, उसको फॉलो किया आइसलैंड ने, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद न्यूजीलैंड, और उसके बाद कनाडा। और जो बॉटम जो कंट्री है उसमें चैड, सीरिया, सेंट्रल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट रैंक है 167। 4 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में डिवाइड करती है कंट्री को, इसमें सबसे पहले ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स जिसमें 0 to 4 ये स्कोर देते हैं, और 35.6% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ऑथोरिटेरियन रिजाइम करते हैं। ऑथोरिटेरियन रिजाइम मतलब तो तानाशाही यहाँ पर होती है, कुछ लोगों की चलती है, या एक ही लीडर इनका जन्म होता है और उनकी सारी पावर होती है। फिर हाइब्रिड रिजाइम होता है जिसमें ये ट्रांजिशन होती है ऑथोरिटेरियन रिजाइम से हाइब्रिड रिजाइम की तरफ, फिर भी जो ऑथोरिटेरियन जो लीडर होते हैं उनकी इसमें इन्फ्लुएंस रहता है, और 15% पॉपुलेशन इसके अंडर है। और बहुत ही अच्छी बात है कि फ्लोर डेमोक्रेसी के अंडर जो है इन प्रेजेंट काफी इंप्रूवमेंट डेमोक्रेसी तक हो रही है, 41% पॉपुलेशन है, और फुल डेमोक्रेसी में जो 8.4% है। तो फ्लोर डेमोक्रेसी से इंप्रूवमेंट हमने करनी है फुल डेमोक्रेसी की तरफ। और 60 इसमें इंडिकेटर्स हैं जिसमें 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें प्लूरिज्म को देखा जाता है, सिविल लिबर्टीज को चेक किया जाता है, और पॉलिटिकल कल्चर को इसमें जो चेक किया जाएगा। प्लूरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऐसी ही पॉलिसी बनाए जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए, लेकिन देश हित या वर्ल्ड हित के लिए चाहे वो मायने रखे चाहे ना रखे, लेकिन प्लूरिज्म मतलब जनता के हिसाब से पॉलिसी बनानी है, उनको जो पसंद आ रही है, जैसे डेवलपमेंट किए जाना है, एनवायरमेंट की परवाह नहीं है, तो वो प्लूरिज्म हो जाएगा। ओके। और अब्राहम लिंकन जी ने देखिए डेमोक्रेसी डिफाइन किया था कि ये ऐसी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन आपने सिंपल डेफिनेशन आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में कि डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन जी, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और देखिए उन्होंने फुल डेमोक्रेसी को डिफाइन किया हुआ है ईआईयू ने कि ऐसे नेशन जहां पर सिविल लिबर्टीज और फंडामेंटल राइट्स जो है हो रहे हैं, और डेमोक्रेसी काफी अच्छे तरीके से वर्क करी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फ्लोर डेमोक्रेसी ऐसी है कि जहां पर इलेक्शन तो फेयर है, फ्री बेसिक लिबर्टीज है, बट कुछ इशू वहां पर चले हुए जैसे मीडिया फ्रीडम आप कटेल कर देते हैं, इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं। हाइब्रिड डिजाइन ऐसा है जहां पर लगातार जो है इलेक्शन में धांधलियां हो रही हैं, और फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी यहाँ पर वर्क नहीं करी है। अथॉरिटेरियन डिजाइन ऐसे होते हैं जहां पर पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और नेशन जो है ऑफनली जो है एब्सोल्यूट मोनार्कीज या डिक्टेटरशिप के अंदर होते हैं, तानाशाही या राजा के अंदर ये होंगे।
अब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में आपको बताना चाहिए कि रिसर्च एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। इकोनॉमिस्ट ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है, फाउंड हुआ था 1946 में, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लंदन इंग्लैंड में। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन लेकिन एग्जामिनेशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनको लेके। इसमें सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन कौन होते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पीएम जो है चेयर करेंगे आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और ये जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो होती है इसको चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी काफी ज्यादा न्यूज में होती है, वहां पर इसको ना डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको चेयर करते हैं, इसको भी पीएम साहब हमारे जो चेयर करते हैं। और देखिए एक हमारी जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, उसकी एक जो है पॉलिटिकल जो है एक इसमें काउंसिल होती है इसकी, और इसकी एक जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। इसमें जो पॉलिटिकल जो काउंसिल होगी इसको जो है हेड करेंगे पीएम, और अल्टीमेट जो अथॉरिटी सॉरी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है कि इसमें, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, और इसको जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी इसको पीएम साहब हेड करेंगे, और अल्टीमेट जो न्यूक्लियर बटन है वो पीएम जी के हाथ में होता है, और जो एग्जीक्यूटिव होगी इसको जो है एनएसए साहब जो हेड करेंगे। और एनएसए साहब एडवाइस करते हैं पीएम को ऑन दी मैटर्स ऑफ डिफेंस, और न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना है नहीं चलाना इसके ऊपर एडवाइस करेंगे। लेकिन अल्टीमेट बटन हमारी कंट्री में जो है इंडिया में न्यूक्लियर बटन जो है हमारे पीएम साहब के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली जो है एग्रीड किया है कि वो डेवलपमेंट करेंगे इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप। तो इस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेती है कि इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप किन दो कंट्रीज के बीच में न्यूज में था, तो ये इंडिया और यूके से रिलेटेड ये हमें देखने को मिलता है। ये आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया यूके टू लॉन्च इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीएम इंडिया विजिट। तो देखिए चीफ गेस्ट थे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब ये जो है बाद में जो है लेटर दिस ईयर जो है वो विजिट करेंगे, और इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप जो है इस तरह से इसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन ने मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021, इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्ट इंडिया तीनों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आप पीआईबी का कटआउट देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का 6th एडिशन जो है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 ऑर्गेनाइज किया जाएगा 25 to 26 फरवरी 2021 टू 1 to 2 मार्च 2021। और देखिए इसमें बताया गया मेन से रिलेटेड आपके ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो फार्मा मार्केट है वो जो है 130 बिलियन तक जो ग्रो कर जाएगी, ऐसी संभावना है बाई 2032। देखिए रिसेंटली हमने वैक्सीन बना दी कोविशील्ड बाई सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया एंड कोवैक्सीन बाई भारत बायोटेक, और इसने पूरे वर्ल्ड को जो है भारत की जो ताकत है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसकी एक पोटेंशियल जो है इन्होंने जो है वर्ल्ड को दिखा दिया है। और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है, हमने डिफरेंट कंट्रीज की एड की वैक्सीन के मैटर में, जो कि इंडिया की जो मांग है यूएनएससी में परमानेंट सीट से रिलेटेड, वो एक इंडिया की स्पष्ट दावेदारी जो उसके लिए जो शो करती है। और देखिए जो यूनियन मिनिस्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मिस्टर डीवी सदावंडा गौड़ा जी, ये इन्होंने इसके द्वारा इसके बारे में जो अनाउंसमेंट की गई। अब देखिए जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, और एडवाइस ग्रुप से प्रेसिडेंट इंडिया, ये 1927 स्टेब्लिश हुआ था। इसके एडवाइस हमारे ऑनरेबल महात्मा गांधी जी ने दी थी, जुड़ीवर बिरला और उत्तम ठाकुर को, उनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया 1927 स्टेब्लिश हुआ है। और इन परसेंट इसमें जो 2,50,000 कंपनी जुड़ चुकी हैं, और इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लेके मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी जिनका एक से ज्यादा देशों में जो बिजनेस होता है। इसके सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय और उदय शंकर इसके जो आपके जो है प्रेसिडेंट है, और एटीए कानेट इनके द्वारा इशू किए जाते हैं। देखिए फीकी जो इंडिया की सोल नेशनल इशूइंग एंड ग्रांटिंग एसोसिएशन है फॉर द एटीए कानेट्स, और एटीए कानेट्स जो है यूज किए जाते हैं बाय द टीवी फिल्म क्रूज, जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स, म्यूजिशियन एंड इंडस्ट्री फॉर टेम्पररी मूविंग इक्विपमेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो देखिए इन्वेस्ट इंडिया जो है आपके अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंदर जो है एक अटैच ऑफिस है, और इसको जो है डिक्लेयर किया गया था, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था इन्वेस्ट इंडिया को द विनर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2020, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा दिया जाता है। ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। डेवलप कंट्रीज में ये बिजनेस प्रमोट हो सके, ट्रेड प्रमोट हो सके, उसके लिए वर्क करते हैं। और जो प्रोफेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में देखने को मिलती है वो इनकी देन रहती है, और जिनमें स्टूडेंट में स्कैर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, इन्वेस्ट इंडिया जो है उनको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2020 का दिया गया बाय द यूएनसीटीएडी। अब देखिए इस इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के बारे में जान लीजिए, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंडर के टैक्स ऑफिस है। देखिए इसमें अगर शेयर की बात करें तो फिकी की शेयर होल्डिंग है इसमें 51%, और उसके बाद अगर हम देखें तो 49% शेयर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें जो देखने को मिलता है। और इसमें देखिए 49% इक्विटी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन
ये पुराना नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटर ट्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, चांसेस आने के क्वेश्चन है। तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट देखिए, एक ये जो एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसमें पूरी पूरी फंडिंग सेंटर से आएगी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है कि अंडर दिस स्कीम जो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 9 टू 14 इयर्स ओल्ड विड्रॉन होंगे फ्रॉम द वर्क एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली टू द फॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं है, अगर आपको चिल्ड्रन मिलते हैं इसमें 5 टू 10 इयर्स, इसमें अगर हैजार्डेड प्लेस में वर्क करते पाए जाते हैं तो उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो फॉर्मल एजुकेशन डायरेक्टली डाला जाएगा, ये इस तरह से गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, देखिए एक सेंटर सेंटर स्कीम है फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इस स्कीम के तहत जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी जो बनाई जाएगी, जिनको चेयर करेंगे कलेक्टर या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं। और प्रोजेक्ट सोसाइटी जो है रिक्वायर्ड होती है टू कंडक्ट सर्वे टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन प्रोसेस। देखिए जो प्रोजेक्ट सोसाइटीज होंगे ये करेंगे सर्वे, ये देखेंगे कि कहाँ पर चिल्ड्रन जो है जोखिम भरे ऑक्यूपेशन में कामों में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो चिल्ड्रन जो इसमें प्रोजेक्ट सोसाइटीज अगर 5 से 8 साल के बच्चे अगर मिलेंगे तो उनको जो डायरेक्टली फॉर्मल एजुकेशन डाला गया सर्व शिक्षा अभियान। और अगर वर्किंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 9 टू 14 तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा थ्रू दी एनसीएलपी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो स्कूल होंगे जो कि प्रोजेक्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश किए जाएंगे और इनको स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी द्वारा रन किए जाएंगे ताकि इनको जो स्किल वगैरह प्रोवाइड कराई जा सके। तो कोविन प्लेटफॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है उस रिलेटेड ये न्यूज है, इसमें सॉरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव है पहला कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन स्टॉक, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअलाइज करना ट्रैकिंग बेनिफिट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये बिल्कुल सही बात है। रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सही बात है। और 28 डेज के बाद आपको सेकंड डोज लगी, पहली डोज लगी, उसका 28 डेज के बाद जो डोज लगेगी दूसरी, तो पूरा पूरा मॉनिटर जो कोविन जो ऐप है ये करेगा, नेटवर्क ये इसको करेगा। तो राइट आंसर डी, ऑल आर करेक्ट। तो कोविन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये देखिए एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो कि डेवलप हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वैक्सीन स्टॉक की जाएगी, उनके एवरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर, इंडिविजुअल ट्रैकिंग ऑफ द बेनिफिशियर। और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन बेनिफिशियर, शेड्यूलिंग इनकोल्यूशन कब आपको वैक्सीन दी जाएगी, एम SMS reminder for schedule to follow doses, reporting adverse events following immunization और e-certificate post vaccination। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये जो टॉरस सी जो स्टेट है ये किन दो सी या ओशियंस को कनेक्ट करती है। देखिए अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कनेक्ट करती है, मैप में मैं अभी दिखाऊंगा आपको। रेड सी और गुल्फ ऑफ एडन को स्टेट बल्लल मंदीप कनेक्ट करती है, इसको मैप में आपको दिखाया जाएगा। और एडियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ जो है स्टेट ऑफ और ट्रेंटो कनेक्ट करती है, ध्यान रखना। तो इसी प्रकार टॉरस स्टेट आपकी कनेक्ट करेगी कोरल सी एंड अराफुरा सी को। इन सब को हम अभी मैप में देखेंगे। पहले इन चीजों को आप मैप में देख लीजिए, रहा पपुआ न्यू गिना, यह रहा नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ये रही यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पर ये आपकी टॉरस स्टेट्स। तो ये जो टॉरस स्टेट है ये कोरल सी को जो अराफुरा सी के साथ कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इटली और यहाँ पर आप देखेंगे स्लोवेनिया, क्रोटिया और बोस्निया हर्जेगोविना और मोंटेग्यूरो और अल्बानिया। तो यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सी इस तरह से देखने को मिलेगा। तो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ जो स्टेट ऑफ ओट्रेंटो जो कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने जो वर्ल्ड मैप जो है देख सकते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया। और श्रीलंका के बीच में या लैग्डेटिव सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो स्टेट है दैट इज पाल्क स्टेट। ओके, और उसके बाद हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ऑप्शन में था आपको गुल्फ ऑफ एडन और डेड सी। तो गुल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर यमन और डिजिबॉटी के बीच में स्टेट बल्लल मंदीप। अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो ये आप यहाँ देख सकते हैं बल्लल मंदीप, ये स्टेट आपको इस तरह से यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। डिफरेंट स्टेट्स में थोड़ी सी आपको मैप में दिखाई देता हूँ। उसके बाद देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज आपको जो है देखने को मिलेगी यहाँ पर पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान के बीच में। फिर अगर हम यहाँ से जाएं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ बीच में, अगर मैं जूम करूँ आपके लिए, जिब्राल्टर के पास अगर आप जूम करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया एड्रियाटिक सी, इटली की कैपिटल रोम, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी और जो आयोनियन सी है इसको कनेक्ट करेगी स्टेट ऑफ ओट्रेंटो। ये चीजें आपने फैक्ट्स जो है मेमोराइज कर लेने हैं, ऐसा नहीं कि आप इनको जो एग्जामिनेशन में भूल गए। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो दिस इज अ ब्लैक सी और दिस इज अ सी ऑफ एजोव। तो सी ऑफ एजोव और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करेगी कर्च स्टेट। उसके बाद आप यहाँ से ब्लैक सी, सी ओ मरमारा देखिए आपको इस तरह से इटली में सॉरी टर्की में देखने को मिलेगा। और ये रही इस्तांबुल, ये कि यहाँ पर जो सिटी है, अगर यहाँ पर आप अंदर यहाँ पर जूम करें
तो ये जो स्टेट जो देख रहे हैं आप, इसको बोल देते हैं हम बॉस्फोरस स्टेट। देखिए आपने जरूर ये चीजें याद रखनी है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा, जो कि आपको टर्की में देखने को मिलेगी, टर्की कैपिटल अंकारा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको बॉस्फोरस स्टेट। और ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव, देखिए सी ऑफ एजोव से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सी ऑफ एजोव यहाँ पर इस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में यहाँ पर इस तरह से लोकेटेड रहेगा सी ऑफ एजोव। और उसके बाद यहाँ पर सी ऑफ मरमारा और यहाँ पर एगियन सी। तो सी ऑफ मरमारा और एगियन सी के बीच में अगर मैं आपके लिए यहाँ पर जूम करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डांडेला स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, यहाँ देखते हैं डांडेला स्टेट। और ये जो आप छोटा सा पेनिसुला यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज सिन्नाई पेनिसुला। और स्टेट ऑफ डोवर जो है नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करेगी, और ये यूके और फ्रांस के बीच में आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी। और जूम कर दें तो स्टेट ऑफ डोवर। तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। ये रहा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ रहा पापुआ न्यू गिना। और ओराफुरा सी और कोरल सी को यहाँ पर आपको कनेक्ट करेगी टॉरस स्टेट। तो ध्यान रखना टॉरस स्टेट रहेगी पापुआ न्यू गिना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कनेक्ट करेगी ओराफुरा सी को कोरल सी के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अगर इतनी देर तक आपने मेरा लेक्चर काफी ध्यान से सुना है तो थोड़ा बहुत कोठू को जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये शेडो पपेटरी प्रैक्टिस जो की जाती है केरला में, इससे रिलेटेड है। ये रिवीजन करने के लिए आपको दोबारा क्वेश्चन फ्रेम दिया गया। और आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कलरीपट्टू है वो एक ट्रेडिशनल जो है मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की, जो 3000 साल जो है पुरानी है। और एक पुलिकली, अगर आप न्यूज डेली पढ़ते हैं, पुलिकली या काडुवकली जो है टाइगर डांस, प्ले ऑफ द टाइगर डांस आपको केरला में प्रैक्टिस होते हुए देखने को मिलता है। 200 साल पुराना ये ओल्ड फोल्क डांस फॉर्म है। ध्यान रखना पुलिकली या कड़ुबकली। और कुचिपुड़ी देखिए एक डांस है आपका आसाम का। बिहू जो है आपको असम में देखने को मिलेगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक अगेन केरला में, आई मेक अ पार्डन, कथकली आपके केरला में देखने को मिलेगा, कथक आपको नॉर्थन इंडिया में यूपी वगैरह प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिलता है। और सत्रिया डांस आपको असम में प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिलेगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु में। और जो मोहिनी अट्टम डांस है वो भी आपको जो है क्लासिकल डांस जो है केरला के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम से रिलेटेड। देखिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो गर्ल्स हैं, जो मेरिटियस गर्ल्स हैं, वो जो है अपना करियर जो है स्टेम सब्जेक्ट में जो है बनाए। स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनकरेज गर्ल्स, प्रोत्साहित करना लड़कियों को, गर्ल स्टूडेंट्स को टू परस्यू देयर करियर इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीआईबी जो है न्यूज देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट विद आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस टू बिल्ड स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स करियर अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। और इसमें विज्ञान प्राशर और इसमें आपके जो है स्टेम से रिलेटेड इसमें जो परफॉर्म किया जाएगा विज्ञान ज्योति परफॉर्म में। और ये रनिंग हो रहा है सक्सेसफुल 50 जवाहरलाल नेहरू नवोदय स्कूल, और 50 और इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और ये जो है क्लास 9 to 12 से ये शुरू किया गया ताकि इनकरेज और एम्पावर कर दिया जाए ताकि वो जो है हायर एजुकेशन जो स्टेम सब्जेक्ट्स में ये जो अपना करियर बना सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोजेक्ट चिराग जो काफी ज्यादा न्यूज में था, ये किस स्टेट से रिलेटेड है। तो अगर आपको चिराग की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इसका जो एक्सपेंडेबल फॉर्म है CH से होगा छत्तीसगढ़, आई से इंक्लूसिव, तो छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। तो नाम से ही पता लग रहा है ये प्रोजेक्ट है आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है पीआईबी न्यूज आई कि वर्ल्ड बैंक ने साइन कर लिया है प्रोजेक्ट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। और इसमें जो 100 मिलियन का ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम जो किया जाएगा ताकि ट्राइबल हाउस होल्ड जो है रिमोट एरिया जो रहता है छत्तीसगढ़ वो प्रोजेक्ट्स करके नाम दिया जाएगा प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यूट्रिशनल फूड। तो चिराग जो रहता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, ये जो है साउथर्न ट्राइबल मेजोरिटी रीजन में इसको जो इंप्लीमेंट किया जाएगा छत्तीसगढ़ के। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट योर स्किल्स, और आपने कितने सही ढंग से मेरे लेक्चर को सुना। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मार्स मिशन जो है रोवर लैंड करेगा मार्स सरफेस के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताया कि यूएई का जो होप मिशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर ही जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो इसमें लैंडर नहीं है। बाकी चाइना का टाइनवेन और नासा का प्रिजमाइस मिशन जो है मार्स के, इसमें रोवर जो है इनके साथ जो लॉन्च किया जाएगा। तो राइट आंसर सी इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यूएई का जो मार्स मिशन है वो भी इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर है, और सिर्फ और सिर्फ 1 साल की इसकी जो है मतलब 1 मार्टिन ईयर तक इसकी लाइफ है, दैट इज 2 अर्थ ईयर्स अराउंड द मार्स। और टाइनवेन 1 जो है चाइना का मार्स मिशन है जो कि रिसेंटली एंटर्ड हुआ मार्स ऑर्बिट में। इसमें एक ऑर्बिटर और एक रोवर है, रोवर जो स्पेंड करेगा नेक्स्ट मंथ इन ऑर्बिट बिफोर लैंडिंग ऑन द मार्स सर्फेस। और मार्स 2020 जो कि नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, प्रिजर्वेंस प्रोग्राम है, इसमें रोवर जो है और इनगेन्यूनिटी हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है इसमें लॉन्च किया अचीव फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन मार्स
रोवर जो लैंड होगा मार्स सर्विस में ऑन 18 फरवरी 2021। तो लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन 18 फरवरी 2021। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश की सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने जो है रिसेंटली मेक्स किया है कि आपको जो है प्रॉपर्टी रिटर्न फाइलिंग, जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हैं, उनसे कितनी आपको इनकम होती है, उनकी फाइलिंग जो है मैंडेटरी कर दी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, एज वेल एज जो भी वहाँ के लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएस हैं, उनके लिए जो है मैंडेटरी अनिवार्य कर दी है। ये लैंडमार्क डिसीजन लिया हुआ है टू इनहेंस दी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बाय दी ओडिशा गवर्नमेंट। ये आप द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं। ओडिशा मेक्स प्रॉपर्टी रिटर्न फाइलिंग मस्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ओडिशा गवर्नमेंट ने ये इस तरह से कर दिया है। और इसमें इन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल को जो अमेंड करेंगे तो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट मैंडेटरी होगी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे इनके, और अब इसमें ये बताया तो नहीं क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लेकिन जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे पंचायत के नुमाइंदे हैं वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एज वेल एज एमएलए एमएलसी जो भी हैं। और एमएलसी तो ऐसे इसमें है नहीं, आपके एमएलए ही होंगे यहाँ पर। ओके, और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ ऑल दी रैंक्स। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको जो है इसमें कुछ नया जानने को मिला होगा। मुझे विश्वास है कि ये जो सीरीज है ये आपकी जो है यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप चाहते हैं, आप इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सीरीज ये जो है बनाई जा रही है और आपके लिए लाई जा रही है, अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर कीजिए, ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये पहुंच सके, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।